नमस्कार, मैं हूं उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज लेके आया हूं आप लोगों के लिए मास्टर क्लास 12th स्टूडेंट्स। बस शर्त ये है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। थंबनेल में देखा होगा, उसमें लिखा है याद नहीं भूल कर दिखाओ। अगर आप पूरा वीडियो सुनते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि आप पूरे नंबर लेके आएंगे। बस शर्त इतनी सी कि आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पसंद नहीं आता है तो अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक यूनिट 1 से अलंकार। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके लिए। इसमें आपसे परिभाषा पूछी जाएगी। अलंकार की परिभाषा और शाब्दिक अर्थ में बहुत फर्क है। आप लोगों को अलंकार की परिभाषा पता होना चाहिए। अलंकार किसे कहते हैं? स्वरों की नियमबद्ध रचना को अलंकार कहते हैं। या दूसरी परिभाषा इसकी इस प्रकार है, नियमित वर्ण समुदाय को अलंकार कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल, दूसरा है अर्ध जटिल, तीसरा है जटिल और चौथा है मेरुखंड के अलंकार। दूसरा टॉपिक कणस्वर। कणस्वर क्या होता है? किसी स्वर का उच्चारण करते समय उसके आगे या पीछे के स्वर को तनिक छूने को या स्पर्श करने को कण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, पूर्व लगन और दूसरा अनुलगन। पूर्व लगन यानी मूल स्वर से पहले वाला स्वर और अनुलगन यानी मूल स्वर के बाद वाला स्वर। तीसरा टॉपिक है मींड। मींड किसे कहते हैं? किसी भी स्वर से 2 या 3-4 स्वर तक आगे या पीछे कोमलता सहित ध्वनि को बिना खंडित किए हुए उच्चारण करने को मींड कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, याद रखिएगा। एक बार से याद नहीं होता तो रिवाइंड करके दोबारा सुनिएगा। चौथा टॉपिक है खटका। किसी एक स्वर को उसके आगे पीछे के स्वर के साथ शीघ्रता से बोलने को खटका कहते हैं। बोलने या बजाने को खटका कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुर्की। मुर्की क्या है भाई? द्रुत गति से 3 स्वरों की एक अर्धगोलाई बनाने को मुर्की कहते हैं। ये एक कण का प्रकार है। नेक्स्ट टॉपिक गमक। स्वरों का ऐसा कंपन जो श्रोताओं के चित्त को आनंद प्रदान करे, गमक कहलाता है। ये थी आपकी यूनिट 1। अब यूनिट 2, रागों का समय सिद्धांत। रागों का समय सिद्धांत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। समय सिद्धांत 2 प्रकार से आप देख सकते हो। कैसे? एक होता है उत्तरांग प्रबल, एक होता है पूर्वांग प्रबल। इसके अनुसार 2 प्रकार से रागों का समय निर्धारित किया जाता है। पहला है पूर्वांग यानी सारे गामा, और उत्तरांग है बाद वाला यानी पाधा नीसा। अगर वादी स्वर आपका पूर्वांग में से है तो वो दिन के राग होंगे, और वादी स्वर आपका उत्तरांग में से है तो वो शाम के राग होंगे। लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट है माँ स्वर का प्रयोग। माँ इसमें अर्धदर्शक स्वर होता है। माँ का प्रयोग किस तरीके से होता है समझिएगा। अगर माँ शुद्ध है तो वो दिन के रागों का प्रतीक है। माँ अगर तीव्र है तो वो शाम के रागों का प्रतीक है। और दूसरे तरीके से हम लोग समझ सकते हैं रागों के समय सिद्धांत को, रेधा कोमल वाले स्वर। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, रेधा कोमल वाले स्वर, रेधा शुद्ध वाले स्वर और गानी कोमल वाले स्वर। अब हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं इसका, रेधा कोमल वाले स्वर। इन रागों को संधि प्रकाश राग कहा जाता है। ये राग सुबह और शाम 4 से 7 बजे के मध्य गाए बजाए जाते हैं। इन रागों की पहचान यह है कि इसमें रे अवश्य कोमल होता है, चाहे धा शुद्ध हो जाए, परंतु रे कोमल ही रहेगा। गानी शुद्ध लगते हैं। प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग हैं हमारे भैरव, बसंत, सोहनी, रामकली।
और सायंकालीन हमारे संधि प्रकाश राग हैं पूरिया, मारवा, पूर्वी। अब इससे हम लोग क्या समझ पाए हैं कि देखो रे धा कोमल है तो ये सुबह का संधि प्रकाश राग है, लेकिन इससे नहीं होता। इसमें माँ स्वर की पोजीशन भी देखनी होगी। माँ अगर शुद्ध है तो वो सुबह का है, माँ तीव्र हो गया तो शाम का हो जाएगा। रे कांस्टेंट इसमें कोमल ही रहेगा। समझ में आया? माँ का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है रेधा शुद्ध वाले स्वर। इन रागों का गायन समय रेधा कोमल स्वरों वाले रागों के ठीक बाद होता है। ये सुबह और शाम 7 से 10 बजे के मध्य गाए बजाए जाते हैं। इनकी पहचान ये है कि इसमें रे गा धा स्वर अवश्य शुद्ध होते हैं। नी स्वर कोमल हो या शुद्ध हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें भी आपको माँ की पोजीशन ध्यान रखनी है। अगर माँ शुद्ध है तो वो सुबह का है, और माँ तीव्र है तो वो शाम के राग है। सुबह 7 से 10 के मध्य गाए जाने वाले राग कौन कौन से हैं? बिलावल, देशकार, हिंडोल। और शाम के राग हैं भोपाली, हमीर और केदार आदि। अब इसके बाद हम बात करते हैं गानी कोमल वाले रागों के विषय में। इनका गायन समय रेदा शुद्ध स्वरों वाले रागों के ठीक बाद होता है। इनका गायन और वादन सुबह और शाम 10 से 4 के मध्य होता है। इनकी पहचान है कि इसमें गा अवश्य कोमल होगा, चाहे रेधा कोमल हो या शुद्ध हो। सुबह के 10 से 4 के राग हैं आपके पीलू, भीम पलासी, मुल्तानी आदि, और शाम के हैं दरबारी, अड़ाना और काफ़ी। ये है आपका रागों का समय सिद्धांत। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट हमारी संगीत रत्नाकर। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से। संगीत रत्नाकर यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है भारतीय संगीत में। इसकी रचना 13वीं शताब्दी में पंडित शारंग देव जी ने की थी। इस ग्रंथ को प्राचीन संगीत का प्रमुख ग्रंथ के रूप में स्वीकारा जाता है। पंडित जी ने इस ग्रंथ को 7 अध्यायों में विभाजित किया है। इस कारण इसे सप्ताध्याय भी कहा जाता है। पहले अध्याय का नाम है स्वराध्याय, दूसरे अध्याय का नाम है राग विवेकाध्याय, तीसरे अध्याय का नाम है प्रकीर्णवाध्याय, चौथे अध्याय का नाम है प्रबंधाध्याय, पांचवें अध्याय का नाम है तालाध्याय, छठे अध्याय का नाम है वादाध्याय, और 7वें अध्याय का नाम है नित्याध्याय। हम लोग पहले अध्याय के बारे में बात करते हैं, स्वराध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने संगीत, नाद, श्रुति, स्वर, ग्राम, मूर्छना, वर्ण व अलंकारों का वर्णन किया है। पंडित जी संगीत को क्या मानते हैं? पंडित जी के अनुसार गायन, वादन और नृत्य तीनों कलाओं के समावेश को संगीत माना गया है, और नृत्य को वादन का अनुकरण करने वाली कला स्वीकारा गया है। इन तीनों में सर्वोपरि कला गायन मानी है। इन्होंने मुख्य रूप से 2 प्रकार के संगीत को माना है। पहला है मार्गी संगीत, दूसरा है देशी संगीत। पंडित जी के अनुसार मार्गी संगीत वह है जिसका प्रयोग देवता लोग करते हैं और जिसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति होता है, जबकि देशी संगीत जन रुचियों पर आधारित होता है, मतलब ऑडियंस के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद है नाद। पंडित जी गीत, वाद्य और नृत्य को नादात्मक मानकर संपूर्ण जगत को नाद के अधीन मानते हैं। नाद की अभिव्यक्ति से ही आनंद मिलता है। ये नाद के 2 भेद मानते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। इसकी उत्पत्ति नकार यानी प्राण और दकार यानी अग्नि के संयोग से मानते हैं।
तीसरा पॉइंट है इसमें श्रुति। पंडित जी नाद के 22 भेद मानते हैं और उन्हें श्रुति की संज्ञा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्वर। पंडित जी के अनुसार श्रुति के उपरांत उत्पन्न होने वाला रंजक नाद स्वर कहलाता है। पंडित जी 7 शुद्ध और 12 विकृत स्वर मानते हैं। कुल मिलाकर 19 स्वरों का वर्णन देते हैं अपने इस ग्रंथ में। वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी, इनकी परिभाषा पंडित जी ने इस प्रकार दी है। जिस स्वर का राग में बहुत प्रयोग हो वह वादी स्वर होता है, और जिन दो आधार श्रुतियों के मध्य 8 या 12 श्रुतियों का अंतर वह संवादी स्वर है। विपरीत वाद रखने वाला यानी शत्रुतुल्य विवादी स्वर है, और जो दूसरे स्वरों का अनुसरण करने वाले सेवक स्वर हैं वो अनुवादी स्वर कहलाते हैं। अब इसमें ये समझने वाली बात है कि 8 या 12 श्रुतियों के मध्य अंतर, ये वादी स्वर से आपको अंतर निकालना है 8 या 12 श्रुतियों का। अब नेक्स्ट है आपका ग्राम। पंडित जी के अनुसार मूर्छना का आश्रय स्वर समूह ग्राम कहलाता है। प्रचलन में षडज और मध्यम ग्राम है, गंधार ग्राम लुप्त हो चुका है। यानी पंडित जी के समय तक 2 ग्राम थे, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। मूर्छना नेक्स्ट टॉपिक हमारा। 7 स्वरों का क्रम से आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। षडज और मध्यम ग्राम से 7 यानी 14 मूर्छनाएं बनती हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ण। गायन की क्रिया को वर्ण कहते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। स्थायी वर्ण, इसकी परिभाषा क्या है? एक स्वर पर स्थित रहने से स्थायी वर्ण बनता है। जैसे सा सा रे रे गा गा, यानी एक स्वर को आप डबल कर रहे हैं तो वो स्थायी वर्ण है। आरोही वर्ण स्वरों को आरोह रूप में प्रयोग करने से बनता है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आप जब स्वरों का प्रयोग करते हैं तो आरोही वर्ण बनता है। अवरोही वर्ण स्वरों को अवरोह रूप में प्रयोग करने से बनता है। यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जब स्वरों का प्रयोग करते हैं तब अवरोही वर्ण बनता है। संचारी वर्ण, इसमें स्वरों के स्थायी आरोही अवरोही वर्णों के सम्मिश्रण को संचारी वर्ण कहते हैं। जिसमें ये तीनों वर्ण स्थायी आरोही अवरोही वर्ण होते हैं, वो संचारी वर्ण कहलाता है। अलंकार। पंडित जी ने विशिष्ट वर्ण समुदाय को अलंकार बताया है। विशिष्ट वर्ण समुदाय को अलंकार बताया है। अलंकार का प्रयोग गान की रंजकता बढ़ाने के लिए, स्वरों की स्थिति का ज्ञान करवाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्या होता है आपको पता लग गया है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा गीति। पद तथा लय से युक्त और वर्ण से अलंकृत गान क्रिया को पंडित जी ने गीति की संज्ञा दी है। दूसरा अध्याय हमारा राग विवेकाध्याय। इसके अंतर्गत 264 यानी 264 रागों का वर्णन किया गया है। सभी रागों को 10 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ग्राम राग, जिसमें 30 रागें हैं। दूसरा भाग है राग, जिसमें 20 रागें हैं। तीसरा भाग है उपराग, जिसमें 8 रागें हैं। चौथा भाग है रागांग, जिसमें 8 रागें हैं। पांचवा भाग है आपका भाषांग, जिसमें 21 रागें हैं। छठा भाग है आपका क्रियांग, जिसमें 12 रागें हैं। सातवां भाग है आपका उपांग, जिसमें 3 रागें हैं। आठवां भाग है आपका भाषा, जिसमें 96 रागें हैं। नवा भाग है आपका विभाषा, जिसमें 20 रागें हैं। अंतर्भाषा रागों की संख्या 4 मानी गई है। यह आपका 10वां पार्ट। इसके बाद हमारा तीसरा अध्याय आता है प्रकीर्ण वाद्याध्याय। इसमें वाद्यकार के 28 गुणों का विवेचन किया गया है। वाद्यकार मतलब गायक। गायक तथा गीत के गुण दोष बताए गए हैं। इसके बाद चौथा अध्याय हमारा प्रबंधाध्याय।
इसमें प्रबंध के विषय में विचार किया गया है, साथ ही निबद्ध गान, अनिबद्ध गान, रागालाप, रूपकालाप, आलापित गान, स्वस्थान नियम का आलाप, अल्पत्व बहुत्व आदि पर प्रकाश डाला गया है। 5वां अध्याय है तालाध्याय। इसमें 121 तालों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। 6वां अध्याय वाद्याध्याय। इसमें समस्त वाद्य यंत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है तत्वाद्य, दूसरा है सुषिर वाद्य, तीसरा है अवनद्ध वाद्य, चौथा है घन वाद्य। और साथ ही इन सब के उपयोग को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है शुष्क वाद्य, यानी सोलो रूप में, यानी जो एकल वाद्य यंत्र होते हैं। दूसरा है गीतानुग, जो गीतों की संगति करते हैं। तीसरा है नित्यानुग, जो नृत्य की संगति करते हैं, यानी पखावज हो गया, तबला हो गया, ये नृत्य की संगति करते हैं। गीत नित्यानुग, जो गीत और नृत्य दोनों की संगति करते हैं, वो गीत नित्यानुग कहलाते हैं। 7वां अध्याय नृत्याध्याय। इसमें पंडित जी ने नृत्य, नाट्य और नृत्य के संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला है। किस प्रकार से आपका पोस्चर होना चाहिए, किस तरीके से आपकी मुद्रा होनी चाहिए, किस तरह से आपका फेस का एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसके बारे में इस 7वें अध्याय में विशेष प्रकार से चर्चा की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं संगीत पारिजात के विषय में। पंडित अहोबल कृत संगीत पारिजात हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसकी रचना पंडित जी ने लगभग 1650 ईस्वी में की थी। यह ग्रंथ अपने समय का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। इसके बाद स्वर, ग्राम, मूर्छना, स्वर विस्तार, वर्ण, अलंकार और राग प्रकरणों यानी अध्यायों में संगीत के पारिभाषिक शब्दों और अन्य तत्वों पर विचार किया गया है। मतलब इसमें पंडित जी ने आपको बताया है स्वर के बारे में, ग्राम के बारे में, मूर्छना के बारे में, स्वर विस्तार के बारे में, वर्ण के बारे में, अलंकार के बारे में और रागों के अध्याय बताए हैं इसमें। संगीत पारिजात कर श्रुति स्वर प्रकरण, यानी पहला अध्याय है ये आपका श्रुति स्वर प्रकरण। पंडित जी भी एक सप्तक में 22 श्रुतियां मानते हैं और उनके नाम भी तीव्रा, कुमुदती आदि स्वीकारते हैं। पंडित जी 7 शुद्ध स्वर को उन पर स्थापित करने के लिए 4-3-2, 4-4-3-2 का नियम अपनाते हैं। यानी कि चतुश्चय, आपको ये श्लोक याद ही होगा जो हमने श्रुति वाले चैप्टर में पढ़ा था। दूसरा अध्याय है इसमें स्वर की परिभाषा। पंडित जी के अनुसार जो अपने आप ही सुनने वालों के चित्त को आकर्षित करते हैं वह स्वर कहलाते हैं। पंडित जी 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वर मानते हैं और कुल मिलाकर 29 स्वर मानते हैं। आपने रत्नाकर में देखा था 19 स्वर थे और यहाँ पे 29 स्वर हो गए। अगला अध्याय श्रुति स्वर में भेद। पंडित जी कहते हैं कि श्रुति वह है जो सुनी जा सके। श्रुति और स्वर में अंतर होना आवश्यक नहीं, दोनों ही ध्वनियाँ हैं। वास्तव में भिन्न भिन्न रागों में समस्त श्रुतियाँ ही स्वर बनकर प्रयुक्त होती हैं। जो ध्वनियाँ उस राग में प्रयुक्त होती हैं वे स्वर बन जाती हैं, जो प्रयुक्त नहीं होती वे श्रुति बनी रहती है। इसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। तो पंडित जी कह रहे हैं कि श्रुतियाँ तो 22 की 22 हैं, लेकिन आप जिस श्रुति को पिक कर लेते हैं वो स्वर बन जाती है। उसके अलावा जो खाली रह जाती है, जिसको आप पिक नहीं करते, वो श्रुति रह जाती है। यानी आप श्रुति ही गाते बजाते हैं, लेकिन जब आप उसका प्रयोग करते हैं तो वो स्वर बन जाती है, अन्यथा वो श्रुति ही रहती है। अगला अध्याय वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना। पंडित जी प्रथम ग्रंथकार थे जिन्होंने वीणा के तार की लंबाई के निश्चित विभाग बनाकर शुद्ध तथा विकृत स्वरों की स्थापना का मार्ग दर्शाया था। याद रखिएगा, पंडित अहोबल जी ने सबसे पहले वीणा के तारों पर स्वरों की स्थापना
की थी। वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी स्वर ये क्या है? पंडित जी के अनुसार जिस स्वर का राग में अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक प्रयोग होता है और जिसे राजा की उपाधि दी जाती है उसे वादी स्वर कहते हैं। वादी स्वर से 8 या 12 श्रुतियों के अंतर पर जो स्वर हो उसे संवादी स्वर कहते हैं। वादी संवादी के अतिरिक्त जो स्वर हो उन्हें अनुवादी स्वर कहते हैं। वर्जित स्वर होने पर भी जो स्वर लगे उसे विवादित स्वर कहते हैं। अगला टॉपिक, ग्राम। स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है। ग्राम 3 होते हैं, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम। तीनों ग्रामों में षडज ग्राम उत्तम ग्राम माना है पंडित जी ने। मूर्छना, जब स्वरों का आरोह अवरोह होता है तो उसे मूर्छना कहते हैं। यह ग्राम पर आश्रित होती है। मेल, पंडित जी के अनुसार मेल रागों को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला स्वरों का क्रम है। वर्ण, गायन की क्रिया का स्वरों के पद आदि से विस्तार करना ही वर्ण कहलाता है। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, संचारी वर्ण। राग प्रकरण व गायन समय, पंडित जी ने इस ग्रंथ में 122 रागों का वर्णन किया है। इन्होंने रागों को ठाटों के अंतर्गत नहीं रखा परंतु ठाटों का उल्लेख किया है। पंडित जी का शुद्ध ठाट आज के काफी ठाट के समान है। पंडित जी ने अपने समय के प्रचलित रागों का गायन समय भी निश्चित किया है, जैसे रामकली तथा तोड़ी राग दिन के प्रथम पहर में गाए जाते हैं। ललित, भैरवी आदि राग हर समय गाए जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जीवनियों के विषय में। जीवनियाँ हमारी हैं फयाज खां, बड़े गुलाम अली खां, कृष्णराव शंकर। यह है आपका यूनिट का 3.2। तो जीवनियाँ चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग विजिट कीजिए। उसके बाद आती है हमारी यूनिट 4 झपताल, रूपक, धमार। आपको ये तीनों वीडियो चैनल पे अवेलेबल हैं, आप विजिट कीजिए, देखिए, समझिए। उसके बाद आता है आपका यूनिट 5 राग भैरव, बागेश्री, मालकोच। इसकी बंदिश आपको धमार ताल में लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि आपके सिलेबस में ये 3 ताले हैं, झपताल, रूपक और धमार। तो ये आपको आना चाहिए कि आपको अगर बोला जाए कि आप धमार में लिखिए, 14 मात्रा में बंदिश लिखिए। इसके लिए आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिए, आपको ये भी वहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नहीं पसंद आया तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर।